हेलो एवरीवन, विकासू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम 1 जनवरी 2022 का लैंग्वेज 1 हिंदी करने वाले हैं। आइए क्लास को आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना न भूलें। आइए पहले देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है गद्यांश को पढ़ेंगे और इसके बाद हम आंसर, जो भी क्वेश्चन है गद्यांश से, उसका आंसर देंगे। आइए देखते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यहाँ पर दिया हुआ है, मानव इतिहास में हजारों साल तक कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई तब भी काफ़ी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। यह बात तो तय है कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है। हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है। मनुष्यों ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा है बल्कि उसकी सहायता से कोई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया है। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और वास्तविकता, और यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक छोटा है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। अगर हम शून्य को 1, 2, 3 जैसी संख्या की तरह मूर्त चीज़ों से संबंध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता। आइए इसके आधार पर हम लोग देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या आंसर होगा। यहाँ पर दिया है पहला ऑप्शन, क्वेश्चन में है, शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है। जो शून्य है उसके बारे में कौन सा वाक्य सही है। पहला है, शून्य प्रकृति प्रदत्त है। दूसरा है, शून्य मानव जनित आविष्कार है। शून्य की गणना मानव ही कर सकता है। शून्य एक मूर्त अवधारणा है। तो एक तरह से देखा जाए तो शून्य क्या है, मानव जनित आविष्कार है। क्या होगा, यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े तो क्या हो जाएगा, शून्य क्या है, एक मानव जनित आविष्कार है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर 2 सही आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया है, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है। जो संख्याएं हैं उसके संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है। पहला ऑप्शन दिया है, शून्य सबसे बड़ी संख्या है। दूसरा दिया है, शून्य एक सबसे बड़ा है। तीसरा दिया है, यहाँ पर दिया है तीसरा, शून्य एक से छोटा है, शून्य जोड़ा जा सकता है। तो क्या है, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है। यहाँ पर क्या हुआ, शून्य एक से छोटा है। क्या है, शून्य नहीं, यहाँ पर शून्य सबसे बड़ी संख्या है। शून्य एक से बड़ा है। शून्य एक से छोटा है। शून्य जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी, यदि हमें सही आंसर की ओर बढ़े तो शून्य क्या है कि एक से छोटा है। क्या है, शून्य। यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं, शून्य जो है ना, एक से क्या है, छोटा है। क्या है, यहाँ पर शून्य क्या है, एक से छोटा है। तो यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े, क्या हो जाएगा, शून्य जो है ना एक से छोटा है। तो तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, हमारे लिए सही होगा। तो आगे की ओर चलते हैं। यहाँ विश्व में किसने सबसे पहले शून्य के रूप में मान्यताएं दी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा भारत ने। किसने दिया, भारत ने सबसे पहले शून्य के बारे में मान्यताएं दी।
आगे की ओर चलते हैं। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है का आशय क्या है? यह दिखाई नहीं देता है परंतु इसका अस्तित्व है। संख्याओं में महत्वहीन स्थान धारक है। यह दिखाई देता है पर इसे किसी भी शब्द में सुन नहीं सकते। यह अदृश्य है पर इसे सुन सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें, सही आंसर की ओर बढ़े तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर यह दिखाई नहीं देता है परंतु इसका अस्तित्व है। क्या होगा? यह दिखाई नहीं देता है परंतु इसका क्या है? अस्तित्व है। आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर है शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्याओं क्यों नहीं समझा होगा? मूर्त चीज़ों से शून्य की संबद्धता न होना, सभी वैज्ञानिकों द्वारा इसे मान्यता न देना, पशुओं द्वारा इसकी समझ रख पाना, इसका प्रकृति प्रदत्त न होना। यहाँ पर यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े तो मूर्त चीज़ों से शून्य की संबद्धता न होना यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्त चीज़ों से शून्य की संबद्धता न होना यही सही आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। किस शब्द में व उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पर दिया है पहला ऑप्शन अवधारणा, दूसरा अवधि, तीसरा अवनति, चौथा अवकाश। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर अवधारणा में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यहाँ अवनति में देखिए उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अवकाश में देखिए, और यहाँ जो अवधि है इसमें जो है ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सही आंसर की ओर बढ़े तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं वाला खोजना है हमको। क्या किसमें खोजना है? नहीं वाला में जो नहीं होगा वही मेरा क्या होगा? सही होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया है इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ प्रयोग किया जा सकता है? तो ता, इक, इत, ई। तो इतिहास में जो है ना हम ऐतिहासिक यदि बनाए क्या होगा? ऐतिहासिक। तो यहाँ पर हम इक प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम इक प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े तो नंबर 2 जो है ना मेरा क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। वैज्ञानिक में मूल शब्द है, जो वैज्ञानिक है उसका मूल शब्द क्या है? पहला ऑप्शन में है वैज्ञान, दूसरा है विज्ञानी, तीसरा है ज्ञान, चौथा है विज्ञान। तो मूल शब्द की बात बोले तो विज्ञान, तो यहाँ जो है ना यहाँ पर यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े तो इसमें क्या हो जाएगा? ज्ञान। वैज्ञानिक में जो मूल शब्द है वह क्या है? ज्ञान। ज्ञान से ही विज्ञान आया तो इसका मूल शब्द क्या हो गया? ज्ञान हो गया। क्या हो गया? तो सही आंसर की ओर बढ़े तो सही आंसर तीसरा होगा। क्या हो जाएगा? तीसरा होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया है स्वतंत्र का संधि विच्छेद करे। क्या है? स्वतंत्र का संधि विच्छेद करे। तो पहला है स्व जोड़ तंत्र, सु जोड़ तंत्र, सु जोड़ अतंत्र, स्वतः जोड़ अंत्र। तो स्वतंत्र का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा? स्व जोड़ तंत्र। स्व जोड़ तंत्र। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। यहाँ पद्यांश है। क्या है? पद्यांश है। सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यों, सोना ही सोना बरसा कर, मोल नहीं ले पाए इसको भीषण बादल, आसमान में गरज गरज कर, धरती को न कभी हर पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर, उभर उभर आई है ऊपर, भूचालों भूकंपों से यह मिट न सकी है। तो यहाँ पर सूर्योदय सूर्यास्त असंख्य, सोना ही सोना बरसा कर, मोल नहीं ले पाए इसको भीषण बादल, आसमान में गरज गरज कर, धरती को नहीं हर पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर, उभर उभर आई है ऊपर, भूचालों भूकंपों से मिट न सकी है। चलिए इसका आंसर पैसेज का जो देखते हैं आगे की ओर। इस पद्यांश में मुख्यतः किसकी बात कही गई है? जो इस पद्यांश है
इनमें किसकी बात कही गई है? तो यहाँ पर यदि हम देखें, यहाँ पर बात कही गई है, यहाँ पर धरती की बात कही गई है। क्या? यहाँ पर धरती की बात कही गई है। तो यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े तो तीसरा जो आंसर होगा, तीसरा थर्ड नंबर का, वो हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। यहाँ पर नहीं देखेंगे, बहुत गौर करेंगे, नहीं वाले। यहाँ पर धरती पर जो संकट आता है वह कौन नहीं है? तो यहाँ पर प्रलय धरती पर ही आता है, भूचाल धरती पर आता है और भूकंप भी धरती पर आता है। यह तीनों देखे तो क्या है? संकट है। और यदि नहीं संकट बोले तो सिंधु है। क्या है? सिंधु क्या है? एक नदी है। यह हो जाएगा। तो यहाँ पर देखे तो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 4 हो जाएगा। जो नहीं वाला में जो गलत होता है वही हमारा क्या होता है? सही आंसर होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर यहाँ पर देखते हैं, धरती को कौन डुबाना चाहता है? तो धरती को कौन डुबाना चाहता है? यहाँ पर अत्यधिक वृष्टि, अत्यधिक गर्जना, अत्यधिक भूकंप, अत्यधिक सिंधु। तो यहाँ पर देखिए, अत्यधिक जो वृष्टि है वह धरती को क्या करना चाहता है? डुबाना चाहता है। वृष्टि मतलब वर्षा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। धरती अनमोल है भाव पद्यांश की किस पंक्ति से अभिव्यक्त हो रहा है? तो यहाँ पर देखिए कि धरती जो अनमोल है, यहाँ पर दिया है, सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यों से उभर उभर कर आई है, मोल नहीं ले पाए इसको, यह मिट न सकी। तो यहाँ पर देखिए कि धरती अनमोल भाव पद्यांश की किस पंक्ति से अभिव्यक्त है? मोल नहीं ले पाए इसको। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से। धरती को नहीं हर पाए, मोल नहीं ले पाए इसको। तो क्या है? मोल नहीं ले पाए इसको। यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पर तो सही आंसर की ओर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मोल नहीं ले पाए इसको, धरती अनमोल है, या मोल नहीं ले पाए इसको। इसका कहने का मतलब है यही अर्थ में, मोल नहीं ले पाए इसको। यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? वो हमारे लिए सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर है, सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सिंधु का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? यहाँ पर देखें, सबसे पहला उदधि, तो दूसरा ऑप्शन है सागर, तीसरा है जल्दी, चौथा है जलद। तो यहाँ पर हम सही ऑप्शन की ओर बढ़े, यहाँ पर जो नहीं वाला है वही होगा सही आंसर। तो यहाँ पर देखें तो उदधि का मतलब भी होता है, क्या है? उदधि मतलब भी नदी होता है। सिंधु मतलब सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सागर मतलब भी होता है, जल्दी मतलब, जलद मतलब नहीं होता है। क्या होता है? तो यही सही आंसर है। यही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो यदि हम सही ऑप्शन की ओर बढ़े तो क्या हो जाएगा? 4 नंबर जो होगा वो मेरा सही होगा, क्योंकि हमको नेगेटिव वाला खोजना है, नहीं वाला। चलिए आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द युग्म है। यहाँ पर देखें, पहला ऑप्शन दिया है गरज गरज, दूसरा है भूचाल भूकंप, तीसरा है उभर उभर, चौथा है डूब डूब। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर देखो डूब डूब आ रहा है, यहाँ पर देखिए गरज गरज आ रहा है, उभर उभर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भूचाल भूकंप आ रहा है। तो सही आंसर की ओर बढ़े तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर जो होगा वह सही आंसर होगा। चलिए आगे की ओर। यहाँ पर दिया है कि यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? कोई शिक्षक है, वह विद्यार्थियों को क्या करता है? शब्दावली सीखने में मदद करना चाहता है। तो इनमें से कौन सा जो है ना तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? पहला तरीका दिया है कहानी और चित्रों का प्रयोग करके, यह तो होगा।
दोहराव या डील का प्रयोग करके, यह नहीं होगा। लिखित अभ्यास कराकर, यह भी नहीं होगा। पाठ पुस्तकों का प्रयोग करके। यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो होगा मेरा वह सही होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया है बहुभाषावाद शिक्षा ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य शिक्षण, पहला ऑप्शन शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। दूसरा है शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना। तीसरा है शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना। चौथा है नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने के सक्षम बनाना। तो यहाँ पर यदि हम देखें शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, तो क्या हो जाएगा, जो शिक्षार्थी हैं उनका जो भी भाषा है उसी के भाषा में हम यदि बात कहें, कोई भी चीज़ को समझाएं, यही बहुभाषावाद होता है। क्या होता है, यही बहुभाषावाद होता है। तो आइए यदि हम सही ऑप्शन की ओर बढ़ें तो मेरा पहला ऑप्शन जो होगा वह क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया है किसी पाठ सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है। तो पहला है ऑप्शन दिया है अनुमानिक, दूसरा दिया है दूसरा वैश्विक, तीसरा दिया है स्थानिक, चौथा दिया है लेन देन। यहाँ पर यदि हम देखें तो वैश्विक, स्थानीय, लेन देन यह कोई अवबोधन नहीं लग रहा है। तो यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े तो मेरा अनुमानिक क्या हो जाएगा, वह सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। पहला है प्रभाव सटीकता बुद्धि, दूसरा है भाषाई मौखिक बुद्धि, तीसरा है शब्दावली व्याकरण बुद्धि, चौथा है दृश्यात्मक स्थानीय बुद्धि। तो हम देखें बुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में, तो यहाँ पर यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े तो मेरा क्या हो जाएगा, भाषाई मौखिक बुद्धि जो होगा वह सही आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया है इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। पहला दिया है समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, सीमित रोजगार के अवसर, पाराभाषिक जागरूकता। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है यदि हम देखें सीमित रोजगार के अवसर, यह क्या है, नेगेटिव वर्ड है। क्या है, नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पर देखिए समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, यह सही है। अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, यह भी सही है। पाराभाषिक जागरूकता, यह भी सही है। तो यहाँ पर यदि हम सही आंसर की ओर बढ़ें तो यहाँ पर 3 नंबर को छोड़कर जो होगा वही होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 में यही सही आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। वाइगोस्की के अनुसार जब कोई बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या करती है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को हम क्या कहेंगे। वाइगोस्की ने बोला कि बच्चे जो मन ही मन कुछ बातें करते हैं, कुछ सोचते हैं, वह समाज में नहीं होते हैं, फिर भी वह मंथन करते हैं, कुछ इस तरह के भाषा बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं निजी भाषा। क्या बोलते हैं, निजी भाषा। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में प्राइवेट स्पीच। क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या है, नहीं यहाँ पर देखें हम, यहाँ पर यदि देखें तो ये प्राइवेट स्पीच, यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर वाइगोस्की के अनुसार जब कोई भाषा, तो यहाँ होगा आंतरिक भाषा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना आंतरिक भाषा होगा। क्या होगा, यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंतरिक भाषा।
तो वाइगोस्की जो है ना आंतरिक भाषा का बारे में बात करता है। और प्राइवेट स्पीच के बारे में कौन करता है बात? हाँ, ये पियाजे। क्या बोल पियाजे? तो यहाँ पर हो जाएगा आंतरिक भाषा। तो आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर है भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा के संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? पहला है अर्थ विज्ञान, दूसरा है उपयोगिता विज्ञान, तीसरा है आकृति विज्ञान, चौथा है स्वर विज्ञान। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है ना यहाँ भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ भाषा से जुड़ी हुई है? उपयोगिता विज्ञान। तो क्या हो जाएगा इनका आंसर? क्या हो जाएगा सही आंसर? उपयोगिता जो विज्ञान होगा वह सही आंसर होगा, नंबर 2। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर है कि शिशुओं में भाषा के विकास के संदर्भ में कथन और ब पर विचार करें। कथन और शैशवावस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। कथन 6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना और दोहराव वाले बबलाना में संलग्न है। तो इनमें से देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। पहला है अ सही है, ब गलत है। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ अ गलत है, ब सही है। तीसरा ऑप्शन में अ और ब दोनों सही है। चौथा में अ और ब दोनों गलत है। तो यहाँ पर शैशवावस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। 6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना और दोहराव वाले बबलाना में संलग्न होते हैं। तो यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? और अ और ब दोनों सही है। क्या है? अ और ब क्या है? दोनों सही है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर है दिया हुआ है कि एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। पहला है चयन, संहिताकरण, उपदेश का निर्माण। चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उपदेशों का निर्धारण। चयन, उपदेशों का निर्धारण, संहिताकरण और स्वीकृति। चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उपदेशों का निर्धारण। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है ना, तो एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए तो जो चरण होगा वो होगा चयन होगा, और संहिताकरण होगा, उपदेश का निर्धारण होगा। तो यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े तो मेरा जो पहला ऑप्शन होगा वह क्या होगा? वह सही होगा। क्या होगा? सही होगा। अब चलते हैं आगे की ओर। 115 नंबर। और बोली के संबंध में अ और ब पर विचार करें। किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार से जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। कथन ब, एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोगिता की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली रूप जानी जाती है। पहला दिया है अ सही है, ब गलत है। अ गलत है, ब सही है। अ और ब दोनों सही है, और अ और ब दोनों गलत है। आइए फिर से देखते हैं इसको। किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। तो बोली जो है ना, यहाँ पर देखें तो यदि हम सही आंसर की ओर बढ़ें तो इनमें से क्या हो जाएगा? पहला क्या होगा? हो जाएगा अ सही है, ब गलत है। क्या होगा? अ सही है और ब गलत है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि पत्नी
पत्नी से जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। सहकर्मी से जाने का समय हो गया है, हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से महोदय, शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए? भाषण में इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है? शुद्धतावादी, अस्तर भिन्नता, रजिस्टर, मुहावरेदार। तो में यदि हम सही आंसर की ओर बढ़ें तो यहाँ पर हो जाएगा रजिस्टर। क्या हो जाएगा? रजिस्टर। क्या होगा यहाँ पर? सीटेड जो आंसर की माना है वो क्या माना है? रजिस्टर को माना है उन्होंने। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रजिस्टर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 4 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए, समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से, 1 विद्यार्थी वरिष्ठ से वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्कों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? पहला, पियाजे का सिद्धांत। दूसरा, वाइगोस्की का सिद्धांत। तीसरा, ब्लूमफील्ड का सिद्धांत। चौथा, क्रैक्सन का सिद्धांत। तो यहाँ पर समूह विवाद, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या होगा कि यहाँ पर सामाजिक भाषा का बारे में बात बोल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ना वाइगोस्की के बारे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइगोस्की, मतलब सोशल जो सामाजिक भाषा होता है उन्होंने कौन ने दिया? वाइगोस्की महोदय ने दिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? आइए पहला देखते हैं ऑप्शन। समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे, उससे बात करेंगे, उसे सभी के सामने बात करेंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे और उसके स्व अनुशासित होने की उपेक्षा करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर देखिए उससे बात करेंगे। क्या होगा? उससे बात करेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? उससे बात करेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है, जो किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर संप्रेषणात्मक उपागम, अंतःक्रियात्मक उपागम, तीसरा संरचनात्मक उपागम, निवेश उपागम। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर जो मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है भाषा संरचनाओं या नियम का समूह किस रूप में जाना जाता है, यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े तो इसका जो है ना संरचनात्मक उपागम होगा। क्या होगा? संरचनात्मक उपागम। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया है सबसे लास्ट क्वेश्चन, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। कथन अ, शिक्षक की भूमिका मान्यता समानतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। कथन ब, शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधि में भाग लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखें यदि हम देखें यहाँ पर देखें क्या दिया हुआ है कि पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर क्या अ सही है ब गलत है, दूसरा है अ गलत है ब सही है, और ब दोनों सही है, अ और ब दोनों गलत है। तो यहाँ पर शिक्षक की भूमिका समानतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। तो इनमें देखें तो यह तो सही है। क्या है? यह तो सही है। शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधि में भाग लेना पड़ता है। यहाँ पर ब गलत है। क्या है? शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। यहाँ जरूरी दिया है लेना पड़ता है, जोड़ यहाँ पे क्या है? उस पर
जोड़ दे रहा है, तो यह सही नहीं है। क्या है? यह सही नहीं है। तो हम यदि सही आंसर की ओर बढ़े तो मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 वह सही हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा क्लास? और यदि अच्छा लगा तो हमारे कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग और हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। और जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हो वह सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसका जो PDF है, सॉल्यूशन PDF, टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे इसका लिंक दिया है। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।